नमस्ते दोस्तों, आप सबका एमपीपीसीएस के इस चैनल पर मैं प्रफुल्ल हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये आंसर राइटिंग सीरीज़ है। एमपीपीसीएस की प्रीलिम्स के एग्ज़ाम फिनिश हो गई है और अभी आप सब लोग मेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो एमपीपीसीएस में दोस्तों मेंस परीक्षा में जो जीएस 3 होता है, उस जीएस 3 के क्वेश्चन पेपर में हमें साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनके आंसर्स आपको 20 वर्ड्स में लिखने होते हैं या उससे ज़्यादा भी वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे दोस्तों इस सीरीज में हम लोग जो एमपीपीसीएस का जीएस 3 पेपर है उसमें साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल स्ट्रक्चर, जो बायोलॉजी का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक पॉइंट है और जिस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों के एग्जाम में पूछे गए हैं बेसिक बायोलॉजी पर। तो बेसिक बायोलॉजी में दोस्तों आपको सेल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पहला सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन था, व्हाट इज सेल डिवीजन, कि भाई सेल डिवीजन क्या है। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्वेश्चन देखते हो, डिफाइन सेल, सेल को डिफाइन कीजिए। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन सेल साइकिल, सेल की साइकिल पर एक नोट लिखिए, या हु हैड फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो सेल के बारे में पूछे जाते हैं, सेल या सेल थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए फ्यूचर में आने वाली एग्जाम्स में, फिर वो सेल ये टॉपिक पर पूछे या सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स है उनके बारे में पूछे। जैसे यहाँ पर सेल डिवीजन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, वैसे ही आपको सेल्स के जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सेल की जो साइकिल होती है उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेल। सेल, इस टॉपिक को आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सेल यानी दोस्तों कोशिकाएं। इसको सिंपल भाषा में अगर बात करें तो दोस्तों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लोग किससे बने होते हैं? तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल से। तो सेल क्या हो गया? सेल हो गया दोस्तों बेसिक यूनिट, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब स्ट्रक्चरल का मतलब ये कि सारे लिविंग क्रीचर्स जितने भी है, जितने भी जीवंत ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे बने हैं सेल से। अब सेल ये तो हो गया स्ट्रक्चर कि सब लोग सेल से बने हैं। तो दोस्तों वैसे ही फंक्शनल का मतलब क्या है? जब तक एनिमल जिंदा है, जब तक वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जिंदा है, तब तक ये सेल्स जो है ये अपना फंक्शन करती रहती है, ये अपना कार्य करती रहती है। जब तक सेल अपना कार्य कर रही है तब तक वो ऑर्गेनिज्म जो है वो जीवित है। जिस दिन सेल ने काम करना बंद कर दिया उस दिन सेल की, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो फिर यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि भाई ये जो सेल है वो क्या काम करती है, सेल का फंक्शन क्या होता है। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि ये सेल खुद को रिप्रोड्यूस कैसे करती है, यानी हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे होते रहता है। तो दोस्तों इसी चीज को आज हमें देखना है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा टर्म यूज करना है कि स्मॉलेस्ट सेल्स को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये बहुत ही सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो देखो सेल तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल पार्ट है, उसके साथ फंक्शनल भी है और उसके साथ दोस्तों ये स्मॉलेस्ट है जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो हर ऑर्गेनिज्म एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बना होता है, एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट से बना होता है जो उसके स्ट्रक्चर में और उसके फंक्शनिंग में मेजर रोल प्ले करता है। उसे हम कहते हैं दोस्तों सेल। अब इस सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल को सबसे पहले किसने ढूंढा था? तो उस पर्सन का नाम है दोस्तों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड में 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी और इन्होंने सेल की जो तुलना जो है वो की थी दोस्तों ईंटों के स्ट्रक्चर से। जैसे हम लोग किसी दीवार का निर्माण करते हैं एक एक ईंट को जोड़ के, वैसे ही उन्होंने यहाँ पर पाया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे बने हैं इन सेल्स के वजह से। ये सेल्स को जोड़ जोड़ कर ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो है अगर वो सेल से बना है तो दोस्तों फिर सेल्स के कितने टाइप हो सकते हैं? या सिंपल सा एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारी जो हड्डियां है क्या वो भी सेल से बनी है? तो दोस्तों हाँ। तो हमारे जो बाल है, हेयर है, क्या उनमें भी सेल्स पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। तो हमारी बॉडी में दोस्तों सेल्स जो है इनके डिफरेंट टाइप्स है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एग सेल। तो हम लोग जितने भी अंडे देखते हैं, जैसे मुर्गी का अंडा मान लो, तो वो भी दोस्तों एक सिंगल सेल होता है। वैसे ही रूट हेयर, हमारे बालों की जो रूट्स है उनके सेल्स होते हैं। मसल्स के सेल्स होते हैं। नर्व सेल जो हमारी न्यूरॉन सिस्टम को चलाते हैं।
वैसे ही दोस्तों हमारा जो खून है, हमारे खून में WBC होती है, RBC होती है। तो ये RBC रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये भी दोस्तों सेल्स होती है। उसके अलावा वाइट ब्लड सेल भी एक सेल है। और दोस्तों स्पर्म जो है, जो कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी दोस्तों सिंगल सेल है। वैसे ही दोस्तों ओरीज में जो एग्स होते हैं वो भी सिंगल सेल होते हैं। तो हमारी बॉडी जो है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है दोस्तों सेल से। इसीलिए सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल पार्ट भी कहते हैं। और सेल बहुत सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है, इसीलिए उसे फंक्शनल पार्ट भी कहते हैं। अब दोस्तों कौन से फंक्शन पे करती है वो भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी आपको सेल्स के बारे में। अब दोस्तों आगे के टॉपिक को समझने से पहले यहाँ पर ना 2 टाइप्स की सेल्स होती है। एक सेल को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल और एक सेल को बोला जाता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अब इनको समझते हैं थोड़ा लाइफ के इवोल्यूशन से। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन आता है बेसिक वाला कि हमारी धरती पे जो लाइफ शुरू हुई, वो लाइफ सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई? जमीन में शुरू हुई या पानी में शुरू हुई? तो दोस्तों इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं, इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले लाइफ जो है दोस्तों वो शुरू हुई थी वाटर में, पानी में। पानी में सबसे पहले लाइफ शुरू हुई, ओशन में। दोस्तों ओशन में जब लाइफ शुरू हुई सबसे पहले, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लाइफ जो थी वो सिंगल सेल थी या मल्टी सेल थी? तो देखो दोस्तों, जैसे प्लांट है, एनिमल है, मेरी बॉडी है, किसी प्लांट की बॉडी है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। मल्टी सेलुलर का मतलब जिनके बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स है। तो पहले लाइफ जब शुरू हुई तो सिंगल सेल से शुरू हुई होगी या मल्टी सेलुलर से? तो ऑब्वियसली पहले सिंगल सेल वाले एनिमल बने, फिर बाद में इवोल्यूशन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। तो दोस्तों सिंगल सेल से लाइफ शुरू हुई। अब सिंगल सेल जो है, इसमें हम लोगों सबको एक एनिमल के बारे में पता है। सिंगल सेल एक एनिमल है जिसके बारे में हम सबको पता है, जो हम लोगों ने बेसिक साइंस में पढ़ा है 8वीं से 10वीं स्टैंडर्ड तक। उस बेसिक सिंपल एनिमल का नाम क्या है? वो है दोस्तों अमीबा। ओके, सिंगल सिंपल एनिमल का नाम अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया था। तो दोस्तों अमीबा का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? हमने स्कूल में देखा है इसको। तो अमीबा का स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकता है? अमीबा का स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकता है। अमीबा सिंगल सेल होता है और उसका स्ट्रक्चर कुछ डेफिनेट नहीं होता। पर जब भी आपने अमीबा की जो डायग्राम निकाली है, उसमें दोस्तों हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर तो हमेशा कैसे भी बनाया, जो जैसे मन में आए वैसे आप उसका स्ट्रक्चर बना लो, बस वो बॉडी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ऐसी अगर जब भी बॉडी कंप्लीट हो जाती थी, उस अमीबा में एक चीज को हम लोग हमेशा पॉइंट करते थे, वो था दोस्तों न्यूक्लियस। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, पॉइंट जो आता है, वो दोस्तों ये कि हर सेल में दोस्तों न्यूक्लियस होता है। हर सेल में न्यूक्लियस होता है। तो दोस्तों लाइफ शुरू हुई ओशन में, पानी में। पहले सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, उसका एक एग्जांपल हमें पता है अमीबा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सिंगल सेल एनिमल कौन सा था? ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सिंगल सेल एनिमल कौन सा था? या एनिमल बोलना गलत होगा, चलो इसी को थोड़ा और तरीके से देखते हैं। दोस्तों और एक क्वेश्चन बताओ कि सबसे पहले एनिमल बने होंगे या प्लांट? हाँ दोस्तों, सबसे पहले इवोल्यूशन या धरती पे जो लाइफ शुरू हुई, तो उसमें सबसे पहले क्या बना होगा, एनिमल या प्लांट? तो देखो फूड सीरीज के हिसाब से अगर हम लोग चले तो सारे के सारे एनिमल्स जो है ये कैसे है, खाने के लिए प्लांट पर डिपेंडेंट है। तो भाई सबसे पहले लाइफ जो शुरू हुई पानी में शुरू हुई, ओशन में शुरू हुई। तो दोस्तों वैसे ही सबसे पहले लाइफ जो है वो प्लांट होगा या एनिमल? तो दोस्तों वो था प्लांट। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुराना जीवाश्म, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जीवन की शुरुआत इसी से हुई थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों ब्लू ग्रीन अलगी। उसका नाम है ब्लू ग्रीन अलगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बना, जहां से लाइफ की शुरुआत हुई, वो है दोस्तों ब्लू ग्रीन अलगी, जो एक सिंगल सेल एनिमल था।
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। अब दोस्तों इसी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन होके एनिमल्स बने, प्लांट्स बने। हम लोग जितने भी वेराइटीज के एनिमल, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल देखते हैं, उन सब का एक कॉमन एंसेस्टर है, वो है दोस्तों ब्लू ग्रीन अलगी। अब यहाँ से लाइफ की तो शुरुआत हो गई। अब ये सिंगल सेल था। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि भाई वायरस क्या है। हाँ दोस्तों, वायरस ये लिविंग में आते हैं या डेड में आते हैं, बताओगे? तो दोस्तों वायरस को हम लोग कंसीडर करते हैं बॉर्डर पे। वायरस जो है एक ऐसी बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं जहां से यहां पर तो लाइफ शुरू होती है, यहां से तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू होते हैं और यहां से सारे डेड ऑर्गेनिज्म शुरू होते हैं। तो वायरस जो है, वायरस को ना हम लोग लिविंग में मानते हैं, ना उन्हें जिंदा मानते हैं, ना उन्हें डेड में मानते हैं, ना उन्हें मृत मानते हैं, ना वो डेड में आते हैं। तो वायरस जो है दोस्तों वो खड़े हैं बॉर्डर लाइन पे। अब वायरस के बाद अगर हम लोग लाइफ फॉर्म्स देखें तो हमें यहां पर मिलेगा दोस्तों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से आगे अगर हम लोग चले तो हमें मिलेगा दोस्तों प्लांट, और उसके आगे अगर हम लोग चले तो हमें मिल जाएंगे एनिमल्स। तो दोस्तों यहाँ पे लाइफ इवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले वायरस फॉर्म हुए थे, फिर बैक्टीरिया, फिर प्लांट, फिर एनिमल। तो फिर जो सेल जो सबसे पहली बनी थी, जो ब्लू ग्रीन अलगी से बनी थी, अब दोस्तों उसका भी तो इवोल्यूशन हुआ होगा। तो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्रिमिटिव या जिससे इवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हुई, उस सेल का टाइप क्या था? तो दोस्तों उस सेल का टाइप जो है, जिसे हम लोगों ने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले देखा था कि सेल्स के दो टाइप्स जो हमारे पास आते हैं। तो दोस्तों सेल्स के दो टाइप्स में से यहाँ पर ये है बैक्टीरिया की सेल, और इसका नाम है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये ओल्डेस्ट है, और प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व होते होते बन गई दोस्तों यूकैरियोटिक सेल। तो अब दोस्तों सेल्स के दो टाइप्स है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों सबसे ओल्डेस्ट कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल। और सबसे लेटेस्ट, अपडेटेड, सबसे अपग्रेडेड, सबसे अच्छा वाला कौन सा? तो वो है दोस्तों यूकैरियोटिक सेल। फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जमीन पर हमें, टेरेस्ट्रियल सिस्टम पर हमें जितने भी बड़े एनिमल दिखाई देते हैं, लार्ज एनिमल दिखाई देते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे के सारे बने होते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक सेल से। दोस्तों हम लोग जितने भी प्लांट्स देखते हैं, जितने भी एनिमल्स देखते हैं, या जितने भी आप मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स देखते हो, या जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हम लोग जो देखते हैं, वो सारे के सारे बने हैं यूकैरियोटिक सेल से। और प्रोकैरियोटिक सेल, दोस्तों आप जब भी बैक्टीरिया का नाम सुनोगे तो समझ जाना बैक्टीरिया जो है वो बने हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। फिर यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भाई इन दोनों सेल्स में क्या डिफरेंस है, यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। अब उसी डिफरेंस को दोस्तों हमें समझना है। तो दोस्तों बैक्टीरिया, यहाँ पर आप बैक्टीरिया की सेल को देख रहे हो, ये बैक्टीरिया है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल, और जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट्स है, ये सारे बने हैं दोस्तों यूकैरियोटिक सेल से। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन दो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रखना है जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला है दोस्तों यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें क्या डिफरेंस है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है वो है दोस्तों एनिमल सेल और प्लांट सेल, इनमें क्या डिफरेंस है। एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस हमें बताना है। उसके साथ ही दोस्तों हमें प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया की सेल है और यूकैरियोटिक सेल, इनका भी डिफरेंस बताना है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया की सेल्स के टाइप किससे बनी होती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ वर्ड जो है जिन्हें हमें थोड़ा ध्यान से रखना है, वो है दोस्तों पहला है फ्लैजेला। बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें एक यूनिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो है दोस्तों फ्लैजेला। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये जो फ्लैजेला है ये बैक्टीरिया को सरवाइव करने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है। तो ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी सेल है या है भी नहीं जिसमें फ्लैजेला ये फीचर पाया जाता होगा। तो दोस्तों ह्यूमन स्ट्रक्चर में फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी में ऐसी एक सिंगल सेल ही है, वो है दोस्तों स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म जो है
ये ऐसी सेल है जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया सेल की तरह ही फ्लैजेला को पाया जाता है। और ये फ्लैजेला जो है ये स्पर्म को हेल्प करते हैं मूवमेंट में। अब बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला होता है। फिर दूसरा वर्ड जो हमें आता है वो है दोस्तों सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर याद रखना है, बैक्टीरिया को सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। फिर दोस्तों बात आती है एक टॉपिक पर, वो टॉपिक है दोस्तों हेरिडिटी। अब ये टॉपिक ऐसा है जिस पर आपको अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये सेल में पूछे जा सकते हैं या सेल से डिफरेंटली भी पूछे जा सकते हैं। और हम लोग भी हमारी सीरीज में इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं आपको बस शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा सेल। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर बस शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। टॉपिक है दोस्तों जेनेटिक मटेरियल। टॉपिक है दोस्तों जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल जिनसे इनहेरिटेंस, जिसमें अनुवांशिकी, जिसमें पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो है, पेरेंट से बच्चे जो है सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करते हैं। अब दोस्तों जेनेटिक मटेरियल जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। जेनेटिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? तो दोस्तों जेनेटिक मटेरियल होते हैं दो टाइप के, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो दोस्तों दो टाइप्स के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल कहां पर होता है, ये क्वेश्चन आता है। दोस्तों जेनेटिक मटेरियल जो है वो हर सेल में होता है, कोई भी सेल हो उस सेल के अंदर होता है दोस्तों ये जेनेटिक मटेरियल। तो फिर क्वेश्चन कि सेल में जेनेटिक मटेरियल कहां पर होता है? तो हर सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है दोस्तों, हर सेल की न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, और यही जेनेटिक मटेरियल है जो सेल को हेल्प करता है। इसके लिए तो दोस्तों सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, कि सेल जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है उन सारे फंक्शंस पर कंट्रोल किसका होता है, उन्हें रेगुलेट कौन करता है? तो दोस्तों सेल को कंट्रोल करने की एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है? तो वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है दोस्तों सेल का न्यूक्लियस। सेल का न्यूक्लियस एज अ कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, जो सेल में होने वाली सारी एक्शंस और एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है दोस्तों जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं? तो जेनेटिक मटेरियल होते हैं दोस्तों दो टाइप के, एक डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। अब ये था दोस्तों क्वेश्चन न्यूक्लियस के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट हमें याद रखना है वह था दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है या नहीं, ये क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। तो फिर यहां पर दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो फिर क्या प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है? तो हां दोस्तों, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता पर जेनेटिक मटेरियल होता है। और वो जेनेटिक मटेरियल फिर कैसे होता है? दोस्तों ये जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियोइड, डीएनए के फॉर्म में। और ये ऐसे सिंपली जो आप यहां पर देख रहे हो, ये है दोस्तों जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता पर जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इनमें ये वाला डिफरेंस जो है उसे बहुत अच्छे से याद रखना है। अब उसके बाद कुछ और टाइप्स के ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो हमें यूकैरियोटिक सेल में दिखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में वो नहीं होते। दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अब हमें बात करनी है यूकैरियोटिक सेल,
जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरली जब भी आपको सेल को एक्सप्लेन करने कहा जाता है, सेल की डिवीजन साइकिल पूछा जाता है या सेल की फंक्शंस को पूछा जाता है, तो वहाँ पे नॉर्मली इसका मतलब होता है कि आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। तो दोस्तों यूकैरियोटिक सेल के फीचर्स को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं और ये सारे ऑर्गेनल्स अपना एक एक पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इन सब के फंक्शंस को अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो हम बता सकते हैं कि ओवरऑल सेल जो है ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। तो दोस्तों यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन, ये सेल जो है ये पूरा इनक्लोज एक स्ट्रक्चर में होता है। तो ये पूरे सेल को क्लब करके रखने वाला जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये पूरी सेल को इनक्लोज करता है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी कोई स्ट्रक्चर होता है सेल से रिलेटेड? तो हाँ, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है दोस्तों सेल वॉल। तो यहां पर यूकैरियोटिक सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब दोस्तों फिर क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस होता है? तो जी हाँ, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस का ही काम है जो सेल के इतने सारे ऑर्गेनल्स और इन फंक्शंस को कंट्रोल करे। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए? तो डेफिनेटली होता है। तो दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है मोस्टली डीएनए के फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में भी होता है और आरएनए भी होता है ह्यूमन सेल में भी। अब ये तो बात हो गई न्यूक्लियस की। अब हम लोग इसके ऑर्गेनल्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों एग्जाम के हिसाब से हमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो पूछे जाते हैं उनमें सबसे पहला जो आता है वो है दोस्तों राइबोसोम। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल जो है वो है दोस्तों लाइसोसोम एंड देन लास्ट गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के अलावा भी हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसको पटापट रिवाइज कर लेते हैं कि दोस्तों यूकैरियोटिक सेल, इसमें आउटर सेल की जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल के थोड़ा अंदर आ जाए तो सेल मेम्ब्रेन। और सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? तो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला होता है दोस्तों न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल जो है दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेल्स के बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में। दोस्तों अब सबसे पहला ऑर्गेनल्स हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से भी केयरफुली ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल जो हम लोग यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं वो है राइबोसोम। तो दोस्तों जब भी आप राइबोसोम के बारे में सुनेंगे, जब भी आप राइबोसोम इस वर्ड को सुनेंगे तो एक चीज हमारे दिमाग में पट से क्लिक होनी चाहिए कि राइबोसोम का काम क्या है। तो दोस्तों राइबोसोम का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ओके, प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ये राइबोसोम का काम होता है। इसीलिए राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि चलो भाई सेल को जो भी जितने भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन चाहिए वो तो राइबोसोम बना के दे देता है, पर राइबोसोम प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखना है। तो देखिए राइबोसोम का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है दोस्तों सेल के न्यूक्लियस में। राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है सेल के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होने के बाद, न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होने के बाद इस राइबोसोम को न्यूक्लियस रिलीज कर देता है सेल में। अब सेल जो है वो जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनल है वहाँ पे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ये सारे ऑर्गेनल्स जो है वो फ्लोट करते रहते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब दोस्तों यहाँ पर ये जो भी वैक्यूम स्पेस दिख रही है ना आपको, ये दो ऑर्गेनल्स के बीच में,
यहाँ पर पूरा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियस में से राइबोसोम प्रोड्यूस होकर रिलीज हो गए और वो इस साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं। तो ये जो राइबोसोम है इसे प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जगह की जरूरत होती है। तो ये जगह उसे कौन प्रोवाइड करता है? तो ये जगह उसे प्रोवाइड करते हैं दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये प्रोवाइड करते हैं साइट। तो कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोस्तों ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये राइबोसोम अटैच कर लेता है खुद को, इससे ये चिपक जाता है और राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बैठकर अपना जो काम है उसका कौन सा? प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना, वो काम शुरू कर देता है। तो राइबोसोम खुद तो प्रोड्यूस हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होने के बाद उन्हें रिलीज कर दिया जाता है और वो लोग खुद को किससे अटैच कर लेते हैं? तो वो लोग खुद को अटैच कर लेते हैं दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही शॉर्ट में कहा जाता है ईआर। और ये जो ईआर है दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके दो टाइप्स होता है, दो टाइप्स। एक होता है दोस्तों एसईआर और एक होता है आरईआर। मतलब यहाँ पे आरईआर मतलब क्या हो गया दोस्तों? रफ। और एसईआर का मतलब क्या हो गया? स्मूथ। तो एक होता है दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी यहां पर आप ही बताओ इनमें से कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमारा राइबोसोम अटैच होता होगा? तो राइबोसोम दोस्तों कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच होता है? तो राइबोसोम अटैच होता है दोस्तों आरईआर को। ये जो राइबोसोम है ये आरईआर को खुद अटैच कर लेता है। तो अब हमें यहां पर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन कौन बनाता है? प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, पर प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी है? प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसिस किया जाता है? जगह का नाम, प्रोटीन की साइट, प्रोटीन की फैक्ट्री, तो वो है दोस्तों आरईआर। आरईआर में राइबोसोम जो है खुद को अटैच करके वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पूरे पॉइंट को शॉर्ट में समराइज करता हूं, ध्यान से सुनना। हमारी सेल के अंदर प्रोटीन की जितनी भी जरूरत होती है वो सारी की सारी जरूरत कौन फुलफिल करता है? तो राइबोसोम। हमारी सेल में प्रोटीन प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइबोसोम की। अब राइबोसोम प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए खुद को कहां पर अटैच करता है, या प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी है? तो वो साइट है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी कौन सा? तो आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को राइबोसोम खुद को अटैच करके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और राइबोसोम खुद कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो राइबोसोम खुद प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब यहां तक की बात सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, वो ये कि राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलती है कि भाई तुमने प्रोटीन को सिंथेसिस करना है, और कौन से प्रोटीन को सिंथेसिस करना है उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन तो देगा। तो सेल को कंट्रोल कौन करता है? तो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ही होगा जो राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन भेजेगा, जिसके हिसाब से राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। तो दोस्तों अगर मान लिया कि ये हमारी सेल है, इस सेल में ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा राइबोसोम। तो न्यूक्लियस जो है वो राइबोसोम को ऑर्डर देगा कि भाई अब तुम प्रोटीन को प्रोड्यूस करो, और कैसा प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, किस तरह से प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन न्यूक्लियस जो है वो राइबोसोम को भेजेगा और राइबोसोम उसके हिसाब से प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। तो राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। पर इसे प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए कौन से टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, उसके इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएंगी? तो उसकी इंस्ट्रक्शन आएंगी दोस्तों न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस इस राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा कि भाई तुमने कौन सा प्रोटीन बनाना है, कितनी क्वांटिटी में और कब। अब न्यूक्लियस ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस राइबोसोम को भेजता है वो किस फॉर्मेट में भेजता है? तो यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है, जिसे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे कि न्यूक्लियस को जब भी राइबोसोम के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो वो उसे इंस्ट्रक्शन, वो उसे मैसेज भेजता है एमआरएनए के फॉर्म में।
mRNA के फॉर्म में न्यूक्लियस जो है वो राइबोसोम को मैसेज भेजता है इंस्ट्रक्शन के साथ, और इस mRNA के बेसिस पर राइबोसोम जो है वो प्रोटीन प्रोडक्शन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर mRNA, आपने ये वर्ड जो है बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा होगा, पर्टिकुलरली अभी वैक्सीनेशन में वगैरह इसे बहुत बार यूज भी किया जाता है। तो mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो mRNA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैसेंजर RNA। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों मैसेंजर RNA। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि न्यूक्लियस को जब भी राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन भेजनी होती है तो न्यूक्लियस राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन भेजता है mRNA के फॉर्मेट में, और उन इंस्ट्रक्शन को पकड़ के उन्हें इंटरप्रेट करके राइबोसोम जो है ये प्रोटीन प्रोडक्शन शुरू कर देता है। और राइबोसोम प्रोटीन प्रोडक्शन कहाँ पर करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन प्रोडक्शन करता है RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये था राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम इस ऑर्गेनल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग दूसरे ऑर्गेनल को स्टडी करते हैं। तो दोस्तों दूसरा ऑर्गेनल जिसकी हमें स्टडी करनी है वो है दोस्तों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो हम लोगों ने अभी राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया। दोस्तों सेल मेम्ब्रेन जो सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है जो इसे पूरा कंप्लीट करके रखता है, यहीं पर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसी के हमने दो टाइप भी देखे यहाँ पर, एक था अपना RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक था SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER से राइबोसोम खुद को अटैच कर लेता है और वहां पर अटैच होकर ये अपने प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। अब हम जो देखने वाले हैं वो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें कुछ 2-3 चीजें याद रखनी है, जैसे राइबोसोम के बारे में हमने याद रखा था। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये टर्म याद रखनी है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों? तो सेल को एक्टिविटी करने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है वो सारी की सारी एनर्जी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है सेल के लेवल पर। अब देखो दोस्तों, हमें भी जितने भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, चलना है, बोलना है, फिरना है, जितने भी हम लोग एज ए लिविंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जरूरत होती है एनर्जी की। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये एनर्जी कहाँ से आई है? तो क्या हमारी बॉडी में ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन है जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को पूरी बॉडी यूज करती है? तो नहीं। तो दोस्तों हमारे जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है वो सारी की सारी एनर्जी हर सेल प्रोड्यूस करती है। बॉडी की हर सेल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और सेल के अंदर वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? तो हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो दोस्तों एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये एनर्जी जो है ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? तो दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो होती है ATP के फॉर्म में। एनर्जी प्रोड्यूस होती है दोस्तों ATP के फॉर्म में। अब ये जो ATP है इसी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी। तो दोस्तों हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? तो हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी कहा जाता है ATP को। ATP को कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ATP, एनर्जी करेंसी। उसके अलावा ये जो ATP प्रोड्यूस करने की जो साइकिल है, इस साइकिल को कहा जाता है दोस्तों क्रेब साइकिल। ये भी टर्म थोड़ी सी याद रखनी है कि क्रेब साइकिल है जो सबसे ज्यादा ATP प्रोड्यूस करती है। ATP क्या है? तो ATP है दोस्तों एनर्जी करेंसी, और एनर्जी करेंसी है जिसके बेसिस पर पूरी बॉडी अपना फंक्शन करती है।
और इसको प्रोड्यूस कहाँ पर करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसके अलावा दोस्तों आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और एडिशनल पॉइंट याद रखना है, वो है दोस्तों जेनेटिक मटेरियल। तो हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर होता है, तो हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल हर सेल में होता है। अब हर सेल में जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर होता है, तो हर सेल में जेनेटिक मटेरियल हमने देखा न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जेनेटिक मटेरियल के हमने टाइप्स भी देखे, जैसे कि दोस्तों न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो हमारी सेल में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें से दोस्तों 98% जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है न्यूक्लियस में। 98% जेनेटिक मटेरियल हमारी सेल में एक ही जगह पर होता है, वो होता है न्यूक्लियस में। तो ये रिमेनिंग 2% जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर होता है, दोस्तों हमारी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हर सेल में जो होता है, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों 2% जेनेटिक मटेरियल होता है। ये वाला पॉइंट याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2% जेनेटिक मटेरियल होता है। और इस जेनेटिक मटेरियल के वजह से जो डिसीज होती है इन्हें कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस। और ये सारी की सारी डिसीजेस सिर्फ और सिर्फ हम लोग मदर साइड से इनहेरिट करते हैं। दोस्तों जो जेनेटिक डिसीजेस होती है ना, अनुवांशिक बीमारियां होती है, तो वो मदर साइड से भी आ सकती है, फादर साइड से भी आ सकती है। तो जो बीमारियां सिर्फ और सिर्फ मदर साइड से आती है उन्हें कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस। और माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस सिर्फ और सिर्फ मदर साइड से आती है, फादर साइड से नहीं आती है। और उसके पीछे का रीज़न जो है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक मटेरियल होता है 2%। ठीक है दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने सेल के दो ऑर्गेनल्स को स्टडी कर लिया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अब न्यूक्लियस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि न्यूक्लियस जो है ये हमारी सेल की होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ये एज अ कंट्रोल सेंटर काम करता है। और इसमें होता है दोस्तों जेनेटिक मटेरियल, जो कि होता है डीएनए और आरएनए के फॉर्म में। अब दोस्तों इस न्यूक्लियस के अलावा हमारी बॉडी में और कुछ ऑर्गेनल्स है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों कुछ थोड़ी सी थ्योरी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जो थ्योरी जो है ये आपको एग्जाम में काम में आएगी। आप एग्जाम में जो भी आंसर लिखोगे उसके लिए आपको थोड़ी थ्योरी लगेगी, उस थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सेल जो है हमने देखा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। तो इस सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जिसे हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, ये जो था सेल मेम्ब्रेन हमारा। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बारे में हमें पूछा जाता है कि ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है। तो दोस्तों ये सेल मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन और फैट्स, प्रोटीन और फैट से बना होता है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, जो पूरे सेल के सारे ऑर्गेनल्स को इनक्लोज करता है और साइटोप्लाज्म में सबको पैक करके रखता है। अब दूसरा क्वेश्चन, सेल की डिस्कवरी तो हमने देखा रॉबर्ट हुक ने की थी। अब वैसे ही दोस्तों न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है और जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये डिस्कवरी सबसे पहले की थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी सेल के अंदर। और ये न्यूक्लियस कौन से सेल टाइप में होता है दोस्तों, न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में। देखो ये पॉइंट हमने देखा, जो प्रोकैरियोटिक सेल थे जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। तो दोस्तों बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल होता है, पर जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है, तो जो फ्री फ्लो फॉर्मेट में होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्तों न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस होता है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल ही मॉडर्न सेल है, सबसे अपग्रेडेड सेल है। तो आज हम लोग जितने भी एनिमल्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, वो सारे के सारे बने हैं यूकैरियोटिक सेल से, जिनमें न्यूक्लियस होता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की, तो इसकी डिस्कवरी की है दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ये बात हमने किसकी देखी, न्यूक्लियस की। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आई है जो आपको एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, वो टर्म है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म।
ठीक है दोस्तों, वो टर्म है प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूछा जाता है, उसके साथ ये भी पूछा जाता है कि ये प्रोटोप्लाज्म, ये जो टर्म है, ये सबसे पहले किस बंदे ने यूज की थी। तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म ये टर्म जो है सबसे पहले यूज की थी पुरकिंजे। पुरकिंजे करके एक पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले इस प्रोटोप्लाज्म टर्म को यूज किया था। अब प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में दोस्तों जीव द्रव्य भी कहते हैं, जीव द्रव्य। और इसकी हिंदी की डेफिनेशन अगर आप देखो तो कोशिका का प्राणदायक पदार्थ, जो सेल का जो प्राणदायक पदार्थ है। दोस्तों फिर सेल में प्राणदायक पदार्थ कौन से है? तो न्यूक्लियस बिल्कुल है, साइटोप्लाज्म वो भी है, और जो अलग अलग ऑर्गेनल्स जो थे, जो पेशी के अंग जो थे, जिसमें हमने राइबोसोम को देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, ये भी है। तो फिर छूटा कौन? तो दोस्तों जब हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं तब साइटोप्लाज्म आ गया, न्यूक्लियस आ गया, ऑर्गेनल्स आ गए। छूटा कौन? तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को अगर हमने सेल में से छोड़ दिया तो बाकी जितने भी बचे हुए ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इन सबको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म ये टर्म सबसे पहले यूज की थी दोस्तों पुरकिंजे ने। तो लाइफ गिविंग सब्सटेंस जो है सेल का, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल लाइफ गिविंग सब्सटेंस नहीं है, सेल मेम्ब्रेन वो भी लाइफ गिविंग सब्सटेंस नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी थी प्रोटोप्लाज्म। अब सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस हमें करना है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, वैसे ही दोस्तों हमें क्वेश्चन आता है कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ये भी एक क्वेश्चन हमें आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल। दोस्तों सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है सेल वॉल का। तो प्लांट सेल में दोस्तों सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये पहला डिफरेंस दोनों में बहुत अच्छे से हमें याद रखना है कि प्लांट सेल में प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम होता है सेल को प्रोटेक्शन देना। सेल के प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल काम करती है। सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है दोस्तों। सेल मेम्ब्रेन जो है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, पर सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। अब दूसरा इनमें कौन सा डिफरेंस है? दूसरा डिफरेंस जो है दोस्तों वो ये, तो हम लोग इसको लॉजिकली भी याद रख सकते हैं कि भाई प्लांट सेल जो है ये फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बना सकते हैं। क्या एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस करके सनलाइट में खुद का खाना बना सकते हैं? तो नहीं। सारे एनिमल जो है वो एनर्जी के लिए प्लांट पर डिपेंडेंट है। दोस्तों प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिससे कि ये अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट की हर सेल फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा? तो बिल्कुल है दोस्तों। प्लांट सेल में एक स्पेशल ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो है दोस्तों प्लास्टिड। टर्म इज प्लास्टिड। अब ये जो प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड के अंदर होता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये जो प्लास्टिड है इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और यहां पर ही आपने टर्म सुनी होगी क्लोरोफिल। तो दोस्तों क्लोरोफिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल दोस्तों प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस अगर कभी भी पूछा जाए तो याद रखना, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करता है
वो भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ये दो बड़े मेजर डिफरेंसेस है दोस्तों, प्लांट सेल और एनिमल सेल के। इन दोनों डिफरेंसेस को याद रखना है। इसके अलावा भी तीसरा भी डिफरेंस होता है। तीसरा डिफरेंस होता है वॉक्यूल्स। तब वॉक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं क्या? तो डेफिनेटली वॉक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल में प्रोड्यूस होते हैं, और प्लांट सेल में इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है। प्लांट सेल में इनका साइज नियर अबाउट 80% तक होता है, प्लांट सेल में वॉक्यूल्स। फिर क्वेश्चन आता है क्या एनिमल सेल में वॉक्यूल्स होते हैं? तो हाँ दोस्तों, वॉक्यूल्स एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। वॉक्यूल्स प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस आता है दोस्तों साइज का। एनिमल सेल में जो वॉक्यूल्स होते हैं इनका साइज बहुत कम होता है, छोटे छोटे साइज के 2-4 ऐसे छोटे वॉक्यूल्स होते हैं। जबकि प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में वॉक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा होता है। नियर अबाउट 70 to 80% प्लांट सेल जो है वो वॉक्यूल से ही ऑक्यूपाइड होती है, और वॉक्यूल्स में ही ये लोग फूड वगैरह स्टोर भी करते हैं। जो एक्सेस ऑफ फूड प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उसे वॉक्यूल्स में ही स्टोर किया जाता है। दोस्तों ये बड़े मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के। अब इन सारे टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोस्तों प्लांट सेल में क्या होते हैं? सेल वॉल। और ये सेल वॉल दोस्तों इनका काम क्या होता है? सेल वॉल का काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना। अब ये सेल वॉल किससे बने होते हैं? दोस्तों सेल वॉल बने होते हैं सेल्यूलोज से। ये पॉइंट याद रखना है। अब ये सेल्यूलोज क्या है? तो सेल्यूलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों सेल वॉल बने होते हैं सेल्यूलोज से, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अब इस सेल वॉल जो सिर्फ ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, अलगी में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। हाँ दोस्तों, ये भी थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट है, इसको यहीं से याद रखिएगा। सेल वॉल जो है ये हमें बैक्टीरिया में मिलती है, ओके, ये हमें अलगी में मिलती है, और ये हमें ग्रीन प्लांट्स में मिलती है। ठीक है दोस्तों, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होती है, अलगी में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, और ये बनी होती है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है। और इस सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? तो सेल मेम्ब्रेन बना होता है दोस्तों प्रोटीन और फैट से। यहाँ पे बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना होता है प्रोटीन और फैट से। सेल वॉल है वो बनी होती है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से। अब ये जानकारी हो गई आपकी सेल वॉल के बारे में। प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस को हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। अब इसके साथ दोस्तों हमारे सेल में और कुछ अलग ऑर्गन्स भी होते हैं। हमने राइबोसोम को पढ़ा जो इंपॉर्टेंट था, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा जो इंपॉर्टेंट था। अब वैसे ही दोस्तों और एक ऑर्गेनेल है जो इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों लाइसोसोम। अब ये जो लाइसोसोम है इसकी स्पेशलिटी क्या है? दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग। हाँ दोस्तों, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग। तो दोस्तों सेल साइकिल के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब सेल को मरना होता है, जब सेल को खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करना होता है, जब सेल को खुद को सुसाइड करके पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना होता है, तब दोस्तों सेल हमारी सुसाइड करती है। और इसीलिए सेल में एक ऑर्गेनेल भी होता है, उस ऑर्गेनेल को कहते हैं दोस्तों लाइसोसोम। इस लाइसोसोम में दोस्तों एक प्रोटीन का ऐसा लिक्विड होता है जो अगर बर्स्ट हो जाए तो वो पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब इस लाइसोसोम को हम लोग और एक टर्म से भी याद रख सकते हैं, वो होती है दोस्तों डस्टबिन। कि हमारे सेल में जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज के वजह से जो भी सेल के अंदर वेस्ट क्रिएट होता है, सेल के अंदर जो भी वेस्ट क्रिएट होता है, वो सारा का सारा वेस्ट सेल जो है इस लाइसोसोम में डाल देती है। और वो लाइसोसोम क्या करता है? वो लाइसोसोम उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसमें एकदम इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं कि जो किसी भी तरह के वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सके। पर जब सेल को खुद डिस्ट्रॉय करना होता है, जब खुद उसको सुसाइड करना होता है, तो सेल क्या करती है? इस लाइसोसोम को एक्सप्लोड कर देती है, जिसके वजह से उस एंजाइम से सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि सेल की डेथ कैसे होती है। तो सेल की डेथ होती है सुसाइड से।
और सेल जो है वो सुसाइड करने के लिए क्या करती है, तो लाइसोसोम जिसमें बहुत अच्छे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं उन्हें स्प्लिट कर देती है और सेल की यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो दोस्तों लाइसोसोम सुसाइड बैग। इसके अलावा और एक ऑर्गेनल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों गोल्जी अपैरेटस। उस ऑर्गेनल का नाम है गोल्जी अपैरेटस। इस गोल्जी को याद रखना है दोस्तों। अब ये जो गोल्जी अपैरेटस है इसका काम क्या होता है, तो गोल्जी अपैरेटस को समझने का भी एक सिंपल तरीका है। तो दोस्तों गोल्जी के लिए भी हमारे पास एक नाम है, उस नाम को आपको याद रखना है। उसका नाम है दोस्तों ट्रैफिक मैनेजर। दोस्तों गोल्जी अपैरेटस को हम लोग कहते हैं ट्रैफिक मैनेजर। अब सेल के अंदर ट्रैफिक कौन सा होगा, तो जैसे हमने देखा कि न्यूक्लियस राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन भेजता है एमआरएनए के फॉर्म में, फिर राइबोसोम प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, फिर उस प्रोटीन को कहीं तो पहुंचाना होगा। उसके साथ ही राइबोसोम ईआर पर चिपके होते हैं, आरईआर पर होते हैं। तो ये जो सारा का सारा सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट करना होता है, जैसे राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए उसे अमीनो एसिड प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो प्रोटीन बनाएगा, तो उस प्रोटीन को कहीं दूसरी उसकी टारगेटेड साइट तक ट्रांसफर करना होता है। ये सारी चीज़ें जो है ये कौन मैनेज करता है, तो इसे मैनेज करता है दोस्तों गोल्जी अपैरेटस। देखो हमारी सेल पूरी तरह फंक्शनल है। दोस्तों आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल की फंक्शनिंग एक्सप्लेन कीजिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी सेल किस तरह से काम करती है। हमारे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है न्यूक्लियस। तो सेल को जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में। अब सेल को अपने एक्टिविटीज कैरी करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन्स। तो न्यूक्लियस जो है वो एमआरएनए से इंस्ट्रक्शन भेजता है राइबोसोम को और राइबोसोम उसके हिसाब से प्रोटीन को प्रोड्यूस कर देता है। जब सेल को सुसाइड करना होता है, सेल के अंदर एक डस्टबिन भी होती है लाइसोसोम, जो यहाँ पर क्रिएट होने वाले वेस्ट को डिस्ट्रॉय भी करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को प्रोटेक्शन के लिए साइड अवेलेबल कराता है। और दोस्तों जब सेल को सुसाइड करना होता है, जब सेल की डेथ होती है, तो वो लाइसोसोम बस्ट हो जाती है, जिससे सेल के सारे ऑर्गेनल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सेल की डेथ हो जाती है। यानी सेल की जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज है वो बंद हो जाती है। अब यहाँ पर जो भी ट्रैफिक था, ट्रैफिक कौन सा, तो राइबोसोम तक इंस्ट्रक्शन पहुंचाना, राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। अब माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और यहाँ पर जो भी एटीपी प्रोड्यूस होती है उन सारी एटीपीज को बाकी ऑर्गेनल तक पहुंचाना। इतना सारा जो ट्रैफिक का काम होता है उसे कौन मैनेज करता है, उसे मैनेज करता है दोस्तों गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस इस ट्रैफिक को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। दोस्तों ये थी पूरी इंफॉर्मेशन सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करती है। सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करती है किसके, तो ये सेलुलोज से बनी होती है और ये प्लांट सेल में पाई जाती है। अब वैसे ही दोस्तों यहाँ पे सेल वॉल जो है तो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो हमें नहीं देखने हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी, जिसे कहते हैं एनर्जी करेंसी। और एटीपी प्रोड्यूस करने की साइकिल का नाम क्या है, तो क्रेब साइकिल। तो दोस्तों सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था अल्बर्ट ओन कोल्लिकर। अल्बर्ट वोन कोल्लिकर, इस पर्सन ने इनको 1857 में डिस्कवर किया था और इसे ही कहा जाता है दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं उस साइकिल को हम कहते हैं क्रेब साइकिल। अब इसकी डिस्कवरी जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो तो अल्बर्ट वोन कोल्लिकर ने की थी, पर दोस्तों इसको नाम किसने दिया, इसका नाम जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये इसे नाम किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है दोस्तों उसे बेंडा पर्सन ने। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दोस्तों एक चीज याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है
ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी में एब्सेंट होता है। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जैसे न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते, वैसे ही यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ब्लू ग्रीन अलगी में प्रेजेंट नहीं होते। अब माइटोकॉन्ड्रिया पे रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज होती है, श्वसन संबंधी क्रियाएं होती है। हाँ दोस्तों, इसका आंसर बता पाओगे? देखो यहाँ पर हम लोग इसको भी लॉजिकली डिड्यूस कर सकते हैं। लॉजिक कैसे? तो देखो, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लोग जो भी सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं उसे हमारा खून, ब्लड, ऑक्सीजन को कहाँ पे पहुंचाता है? तो हर सेल के पास। सेल में जाने के बाद उस ऑक्सीजन से ही तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है, और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है सेल में इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को तो ब्लड वापस हमारे लंग्स में लेकर आता है, जहां से लंग्स उसे एक्सेल भी करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन यूज करता है, और एनर्जी प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया, रेस्पिरेटरी एक्शंस भी होती है। तो ये दोस्तों था माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें एक हमेशा चीज याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है। कितना? 2% डीएनए जो है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। और माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज ये जेनेटिक डिसीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ मदर साइड से इनहेरिट की जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज मदर साइड से इनहेरिट की जाती है। अब दोस्तों राइबोसोम के बारे में पढ़ा हमने। राइबोसोम क्या था? राइबोसोम था दोस्तों प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में ही तो होता था। और राइबोसोम प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसिस करता था? तो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो दोस्तों राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। और इसका नाम किसने रखा था राइबोसोम का? तो उस पर्सन का नाम था पलाडे। उस पर्सन का नाम क्या था? पेलाडे। और दोस्तों ये हमने पढ़ा राइबोसोम। अब यहां पर आप देख रहे हो ये जो ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ये है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसमें से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे हम लोग कहते हैं RER, यहीं पर दोस्तों राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है, एंडोप्लाज्मिक RER। और ये जो है स्मूथ SER। तो एंडोप्लाज्मिक के दोस्तों दो टाइप होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अपने डिफरेंट फंक्शन करता है, पर ये जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम को साइट प्रोवाइड करता है ताकि राइबोसोम यहाँ पर प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सके। दोस्तों ये था इनके बारे में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम स्टक हो जाता है, राइबोसोम इसको चिपक के होता है। और दोस्तों ये लिक्विड सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोस्तों बात है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को भी हमने यहां पर समझा कि न्यूक्लियस सेल में होने वाली सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है दोस्तों जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। और न्यूक्लियस कौन से टाइप की सेल में प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। और यहां पर देखो हमने एक पॉइंट देखा था कि न्यूक्लियस को जब राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन देनी होती है, ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस जब राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन देता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो न्यूक्लियस इसे इंस्ट्रक्शन भेजता है mRNA के फॉर्म में। न्यूक्लियस इसे किस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन भेजता है? mRNA, मैसेंजर RNA। तो ये था दोस्तों शॉर्ट में हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब दोस्तों लाइसोसोम, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि लाइसोसोम को हमने क्या कहा था? सुसाइड बैग। लाइसोसोम को ही हमने कहा था सुसाइड बैग।
जब भी सेल की डेथ होनी होती है तो सेल क्या करती है, उस लाइसोसोम को एक्सप्लोड कर देती है, जिससे एंजाइम रिलीज होकर उस सेल की डेथ हो जाती है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था डी ड्यूबे। ओके, इसकी डिस्कवरी जो है वो की थी दोस्तों डी ड्यूबे करके पर्सन ने 1955 में। और अब क्वेश्चन आता है, ये लाइसोसोम जिसमें जो इतना डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होता है, इस लाइसोसोम को प्रोड्यूस कौन करता है? इस लाइसोसोम को प्रोड्यूस करता है दोस्तों गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के बारे में भी हमने पढ़ा है, उसको भी रिवाइज करेंगे। गोल्जी बॉडी, तो दोस्तों ये मैमलियन रेड सेल जो होती है, जो मैमल्स है उनकी जो रेड सेल जो है, उन रेड सेल में ये लाइसोसोम अब्सेंट होता है। मैमलियन रेड सेल में लाइसोसोम अब्सेंट होता है। इसका मतलब जो रेड सेल है, जो ब्लड में जो आरबीसी जो होती है, तो वो सुसाइड नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, आरबीसी सेल्स जो है वो सुसाइड नहीं कर सकती। तो ये हमने देखा लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम। अब लास्ट टॉपिक जो बचा है हमारा वो है दोस्तों गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी याद है, गोल्जी बॉडी को हमने कहा था ट्रैफिक मैनेजर। तो सेल के अंदर ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है, इन सब को जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, सप्लाईज प्रोवाइड करना, वेस्ट को कलेक्ट करना, डिस्पोज करना, इसके लिए पूरा ट्रैफिक जो है ये गोल्जी बॉडी मैनेज करती है। तो दोस्तों गोल्जी बॉडी, अब गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी? तो गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्जी 1898 में। कैमिलियो गोल्जी ने इनकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए दोस्तों इनका नाम भी गोल्जी रखा गया। और ये क्या है? तो देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैनेजर। गोल्जी बॉडी को ही हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजर, जो सेल के डिफरेंट पार्ट में होने वाला कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। और साथ ही ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को प्रोड्यूस भी करता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये आपको मेंस के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ जनरल साइंस की जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स इनका प्रोडक्शन कौन करता है? तो इनका प्रोडक्शन करता है दोस्तों गोल्जी बॉडी। तो ये थी इंफॉर्मेशन गोल्जी बॉडी के बारे में जो सेल में है, और इसे ही हमने क्या बोला? ट्रांसपोर्ट मैनेजर। ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हो या ट्रैफिक भी बोल सकते हो, ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हो या ट्रैफिक भी बोल सकते हो, दोनों टर्म आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ये टर्म से हमें इसे समझने में मदद होगी। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का दो डिफरेंस हमने देखे। एक था सेल वॉल, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। वैसे ही दूसरा डिफरेंस हमने देखा फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल की जरूरत होती है। अब वो क्लोरोफिल जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं प्रेजेंट होता। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड। अब वैसे ही दोस्तों जो दूसरी टर्म हमने पढ़ी थी वो थी वॉक्यूल्स। अब ये जो वॉक्यूल्स है ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है जहां पे कंफ्यूज किया जाता है। वॉक्यूल्स में दोस्तों प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बस प्लांट सेल में इनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये वॉक्यूल्स का है। तो प्लांट सेल में वॉक्यूल्स जो है इनका साइज बहुत बड़ा होता है। नियरली हर प्लांट सेल का 70 to 80% जो है वॉक्यूल्स ऑक्यूपाई करके रखते हैं। पर एनिमल सेल में भी वॉक्यूल्स होते हैं, बस उनका साइज जो है बहुत छोटा होता है। अब ये वॉक्यूल्स जो है ये स्टोरेज की तरह काम करते हैं। स्टोरेज दोस्तों, इनमें प्लांट शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, आयंस, इन सबको स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है सेल में उसे भी स्टोर करते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर अगर है, अगर सेल को लगे कि बाद में जरूरत पड़ सकती है, तो सेल यहाँ पे वाटर भी स्टोर करता है वॉक्यूल्स में। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी प्लांट एनिमल सेल के बारे में। तो आई होप कि यहाँ तक लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये क्लोरोफिल। तो देखो आप सबने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा है। अब क्लोरोफिल क्या करता है? तो भाई क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस से क्लोरोफिल फूड प्रोड्यूस करता है प्लांट्स में, और इसी फूड पर तो पूरी लाइफ डिपेंड है। उसी फूड से सारे प्लांट सर्वाइव करते हैं।
और उसी प्लांट को खाकर सारे एनिमल सर्वाइव करते हैं। फूड चेन हमारी उसी से पर टिकी हुई है। तो इस क्लोरोफिल की डिस्कवरी किसने की थी? तो इस क्लोरोफिल की डिस्कवरी की थी दोस्तों हैकेल ने 1865 में। हैकेल ने 1865 में इसकी डिस्कवरी की। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? ये प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है दोस्तों प्लास्टिड में। प्लास्टिड जिसे हिंदी में लवक कहते हैं, और प्लास्टिड में होता है क्लोरोफिल। अब ये प्लास्टिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस करने वाला जो क्लोरोफिल है उसके साथ हमेशा एक कलर असाइंड होता है, वो होता है ग्रीन कलर। तो दोस्तों प्लांट में जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड में जो क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, क्या वो ग्रीन कलर का ही होता है? देखो दोस्तों, प्लास्टिड डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, ठीक है, पॉइंट को थोड़ा समझना है। प्लास्टिड डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, पर फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ही कर सकता है जो ग्रीन कलर का होता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन कलर के क्लोरोफिल की ही जरूरत होती है, यही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। पर क्लोरोफिल के अलावा भी अलग अलग कलर के प्लास्टिड जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने जितने भी शो वाले प्लांट्स देखे जो येलो कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें प्लांट्स के लीव्स के दिखाई देते हैं, उसके पीछे का रीजन जो होता है वो प्लास्टिड ही होता है। तो उनमें डिफरेंट कलर के प्लास्टिड होते हैं, पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का प्लास्टिड क्लोरोफिल ही कर सकता है। तो दोस्तों फिर यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट जो है, प्लास्टिड में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये देखो, प्लास्टिड में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। अब ये दोनों ग्रीन कलर के होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके फूड जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने जो पढ़ा था प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस, चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब यहाँ पर प्लास्टिड होता है प्लांट सेल में, जो एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का होता है और जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। अब वैसे ही दोस्तों वॉक्यूल्स, तो देखो प्लांट में वॉक्यूल्स जो है ये लार्ज साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, और वॉक्यूल्स जो है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं पर स्मॉल साइज होते हैं, स्मॉल साइज प्रेजेंट होते हैं। ये वाला पॉइंट याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग प्लास्टिड की, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्लास्टिड है इनके बारे में आपको मेंस में पूछा जा सकता है। ये जो प्लास्टिड है दोस्तों, इनकी डिस्कवरी भी देखा हमने कि ये हैकल करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं। अब दोस्तों ये है प्लास्टिड के टाइप्स। अब प्लास्टिड के टाइप्स जो है उसमें दोस्तों क्लोरोप्लास्ट तो हमने देखा, उसके साथ यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट भी हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट के अलावा क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और इनका कलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ग्रीन कलर के प्लास्टिड की ही ज़रूरत होती है, जिसमें क्लोरोफिल होता है जो लीव्स में लोकेटेड होता है और जो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस से जो फूड प्रोड्यूस करता है। अब वैसे ही जैसे क्लोरोप्लास्ट था वैसे ही एक दूसरे लवक की बात हो रही है, दूसरे प्लास्टिड की बात हो रही है। उस प्लास्टिड का नाम है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। अब ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? दोस्तों आप जितने भी रंगीन वाले पौधे देखते हो, जितने भी आप कलरफुल पार्ट्स देखते हो, जैसे कि फ्रूट्स, सीड, फ्लावर, फूलों में हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। फल जैसे एप्पल देखो ग्रीन कलर का भी होता है, रेड भी होता है, ऑरेंज। अब ये जो प्लांट्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर देखते हैं, ग्रीन कलर छोड़ के बाकी जितने भी कलर हम देखते हैं, उसके पीछे कौन होता है? तो उसके पीछे होता है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट।
तो रेड कलर हो, ऑरेंज कलर हो या फ्लावर के डिफरेंट कलर हो, वो कलर किसके वजह से आते हैं? तो वो है क्रोमोप्लास्ट, जो कि एक प्लास्टिड है और जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब सोचो दोस्तों, अगर ये प्लास्टिड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते तो हम एनिमल्स में भी अलग अलग डिफरेंट कलर के वेरिएशन दिखते, ब्लू, रेड, वॉलेट और पता नहीं कौन से। तो भाई यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और दोस्तों, फूलों को भी जो डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोप्लास्ट। और ये जो है दोस्तों, ये अल्ट्रावायलेट रेज से प्लांट का प्रोटेक्शन करते हैं। देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज जिनके वजह से स्किन कैंसर होता है, जिससे हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, तो वैसे ही प्लांट को भी अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? तो वो काम भी होता है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। अब ये तो था क्रोमोप्लास्ट, डिफरेंट डिफरेंट कलर। अब और एक प्लास्टिड है। देखो दोस्तों, हम सारे प्लास्टिड तो नहीं पढ़ सकते, पर एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट था, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, ओके, क्लोरोप्लास्ट। देन क्रोमोप्लास्ट, जिसके डिफरेंट डिफरेंट कलर है, फ्रूट्स, फ्लावर, इन सब के। अब वैसे ही दोस्तों एक है ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट जो है, ये ऐसे एरिया में मिलता है जहां पे सनलाइट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये भी प्लांट में ही मिलता है, पर प्लांट में कहां पे? जो उस प्लांट का ऐसा पार्ट है जहां पे सनलाइट नहीं जाती, ऐसे जगह पे ल्यूकोप्लास्ट जो है ये मिलता है। तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट होगा जहां पे सनलाइट रीच नहीं कर सकती? तो वो है दोस्तों रूट, जो अंडरग्राउंड होते हैं। रूट्स है, अंडरग्राउंड स्टेम्स है। ओके, इनको भी देखेंगे हम लोग। रूट्स, अंडरग्राउंड जो स्टेम्स, जो जमीन के नीचे जो है, जहां पर सनलाइट रीच नहीं करती, वहां पर एक प्लास्टिड होता है। उस प्लास्टिड का नाम है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट। उस प्लास्टिड का नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। अब इस ल्यूकोप्लास्ट का कलर क्या होता है? ये ल्यूकोप्लास्ट दोस्तों कलरलेस होता है। ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। तो आपने अगर पोटैटो देखा है, स्वीट पोटैटो देखा है, तो दोस्तों उनका जो कलर है वो है ल्यूकोप्लास्ट के वजह से। तो दोस्तों, अब हमें कुछ एग्जाम्पल देखने हैं जो हमें प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, पर मेंस में भी आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। वो है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट के कुछ एग्जाम्पल। क्रोमोप्लास्ट, तो देखिए यहाँ पे फ्रूट्स के वॉल, जो हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के वॉल देखते हैं, वहां पर जो कलर हमें दिखाई देते हैं वो किसके वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो उनके कुछ नाम है जिसे आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों एप्पल, सेब। तो आप सेब का जो भी कलर देखते हो ना, या रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो वो किसके वजह से? तो वो होता है दोस्तों एक क्रोमोप्लास्ट के वजह से। अब एप्पल का कलर आता है जिस क्रोमोप्लास्ट से, उसका नाम है दोस्तों एंथोसाइनिन। उसका नाम क्या है? एंथोसाइनिन, जो एक क्रोमोप्लास्ट है। वैसे ही दोस्तों कैरेट, गाजर जो होता है, कैरेट गाजर जो है, इसका भी जो कलर होता है रेड कलर का, गाजर का कलर आपने देखा होगा, वो कलर भी दोस्तों एक क्रोमोप्लास्ट के वजह से होता है। और उस क्रोमोप्लास्ट का नाम है कैरोटीन। उस क्रोमोप्लास्ट का नाम है दोस्तों कैरोटीन। वैसे ही टमाटर, तो दोस्तों टमाटर देखो, टमाटर का भी कलर होता है लाल, और यहां पर भी एक क्रोमोप्लास्ट होता है, उसका नाम होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन। अब वैसे ही दोस्तों बीट रूट आपने देखा है, बीट रूट, बीट जो फल हम लोग खाते हैं, उसका भी कलर रेड कलर का होता है। अब उसका भी जो क्रोमोप्लास्ट है, उसका भी नाम है दोस्तों विटामिन। तो बीट रूट का कलर रेड किसके वजह से है? तो विटामिन, जो एक क्रोमोप्लास्ट है। अब दोस्तों इन सारे एग्जाम्पल को अगर आप केयरफुली देखोगे तो आपके ध्यान में एक चीज आएगी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल के जो है, यहाँ पे हमें क्रोमोप्लास्ट जो है वो रेड कलर का ही दिखाई देता है। टमाटर हो, गाजर हो, बीट रूट हो, सेब हो, पर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट इन सब में अलग अलग पाए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो चलो मैं इस पॉइंट को पूरा समराइज कर दूं कि प्लास्टिड जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में नहीं मिलते। और प्लास्टिड दोस्तों सिर्फ ग्रीन कलर के होते हैं क्या? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लास्टिड है, उसका नाम है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। अब
प्लास्ट की तरह ही क्रोमोप्लास्ट भी होता है। क्रोमोप्लास्ट के वजह से प्लांट के हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। और दोस्तों एक ल्यूकोप्लास्ट भी होता है जिसके वजह से रूट्स और स्टेम्स होते हैं। बस इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। दोस्तों देखो, इस सेशन के शुरुआत में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे कि भाई सेल क्या होती है, सेल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो दोस्तों आई होप कि एंड ऑफ दिस सेशन आप सब अभी सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की थी उसका नाम बता पाओगे। 15 से 20 वर्ड में ही लिखना है, उससे बड़े भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सेल को आपको डिफाइन करते आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको सेल की साइकिल बताते आना चाहिए कि भाई सेल कैसे प्रोड्यूस होती है, ये सब। दोस्तों एक सेल डिवीजन का टॉपिक हमारा बचा है, उस टॉपिक को हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। पर आज हमने जो भी सेशन पढ़ा, इस सेशन से आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सेल क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर बताओ, सेल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में बताओ, या क्वेश्चन ये भी आ चुका है एक्चुअली, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में बताओ, राइबोसोम के बारे में डिटेल में बताओ, तो आपको बताते आना चाहिए। वैसे ही दोस्तों आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आपको लिखते आना चाहिए। वैसे ही प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है आपको लिखते आना चाहिए। हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर कैसे मिलते हैं, डिफरेंट कलर फ्रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर किसके वजह से होते हैं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आए उन सब के आंसर आपको आज के सेशन देखने के बाद लिखते आने चाहिए। दोस्तों तभी ये सेशन फ्रूटफुल होगा, यूजफुल होगा। तो दोस्तों अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। अगले सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपको आपकी मेंस एग्जाम में GS 3 में जो साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन सबको आंसर देने में मदद करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को कुछ भी सजेशंस हो, कमेंट हो, हमें इनपुट बॉक्स में बताइए। आपको कोई टॉपिक पर सेशन चाहिए डेफिनेटली मेंशन कीजिए, और इस सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और आपकी जो भी उम्मीदें होगी, एक्सपेक्टेशंस होगी कि भाई ये टॉपिक पढ़ाओ, वो टॉपिक पढ़ाओ, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। उन टॉपिक को कवर करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू सून।